हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। एमपीपीएससी की जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। एमपीपीएससी 2020 के फर्स्ट पेपर पर आधारित ये 58 वीडियो है, जिसमें कि मैं लगातार वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ जो कि मध्य प्रदेश एमपीपीएससी 2020 के फर्स्ट पेपर पर पूछे जाते हैं, और ये 100 पेपर का क्वेश्चन रहता है। और उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इस सीरीज में लेके आया हूँ जो कि नए सिलेबस पर आधारित है। तो इस सीरीज को लगातार देखिए। आपको करना क्या होगा, उसके लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लेना है, वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ध्यान रखिएगा, ऑल का रेडियो बटन आपको सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद में सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे और एक भी मिस नहीं होगा। और साथ ही साथ में आप मेरा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका कि लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप क्लिक करके वो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स और सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक्स वहां पर मिल जाएंगे, जो कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्रिएट कर रहा हूं। तो सारे लेक्चर्स वहां पे आपको मिलेंगे, देन यू कैन क्लिक और सारी वीडियोस आप देख सकते हैं, जो कि सारे इंपॉर्टेंट एमपीपीएससी और अदर पेपर्स पर आधारित मैंने वो सारे वीडियोस बनाए हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ जी। 58 वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ में वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। चलिए शुरू करता हूँ। लीजिए, पहला क्वेश्चन आ गया। महीन पेपर यानी कि बारीक बारीक पेपर बनाने का कारखाना कहां पर है? अमलाई, इंदौर, होशंगाबाद या धार? तो इसका सही विकल्प है इंदौर। इंदौर में है सबसे बारीक पेपर बनाने का कारखाना। ध्यान रहे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अमलाई में भी है, लेकिन ये प्राइवेट ओरिएंट पेपर मिल है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे बारीक बारीक पेपर बनाया जाता है, एकदम महीन, ठीक है ना। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1956 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया सेकंड। मध्य प्रदेश में किस मंत्रालय द्वारा बेलाडीला बेलाडीला आयरन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी? रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, खनन मंत्रालय या फिर संचार मंत्रालय? तो इसका सही विकल्प है खनन मंत्रालय। माइनिंग जो मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, जो कि है आयरन यानी कि लोह अयस्क के लिए जो माइनिंग है, वहां पर माइनिंग करने के लिए ये बेलाडीला में स्थित है, ठीक है ना। जो कि बेचली बेचली एक बचेली गांव है, बचेली गांव, सॉरी बेचली बोल रहा हूँ, बचेली गांव में ये स्थित है, ये माइनिंग प्रोजेक्ट। और ये इसकी शुरुआत की गई थी 1967-68 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। मध्य प्रदेश के कौन से शहर में JNNURM में शामिल नहीं है? कौन सा शहर है जो कि इस स्कीम में शामिल नहीं किया गया? इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर या उज्जैन? तो इसका सही विकल्प कौन सा है? तो सी है, ठीक है ना। ग्वालियर जो है, जो कि JNNURM में शामिल नहीं किया गया, जिसका कि पूरा अगर फुल फॉर्म देखें तो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय अर्बन रिन्यूअल मिशन के नाम पर ये चल रहा है। और इसमें ग्वालियर शहर शामिल नहीं है, बाकी इंदौर, ठीक है, जबलपुर और उज्जैन, इन तीनों को उसमें शामिल किया गया है। और ग्वालियर में जो चल रहा है मिशन, उसमें शामिल किया गया है वो है अमृत मिशन। अमृत मिशन में इसको शामिल किया गया है, इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम सहकारी सोसाइटी या फिर न्याय पंचायत? तो इसका सही विकल्प कौन सा है? तो सी है, जो कि पंचायती राज संस्था के अंतर्गत नहीं आती है, ये इसका सही उत्तर है। बाकी ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, ये सब पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आती हैं, ये उसी की संस्थाएं कहलाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया। अगस्त 2020 में देश के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ था? प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर हामिद अंसारी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही विकल्प है प्रणब मुखर्जी का भी हाल ही में इनका निधन हुआ है। और इनका निधन हुआ था 31 अगस्त 2020 में, ठीक है ना। इनका निधन हुआ था, ये कोविड 19 से भी ग्रसित थे, ठीक है। उसके बाद में इनका निधन हुआ। और ये भारत के राष्ट्रपति के पद पर 2012 से 2017 तक ये पदासीन रहे। एक बार राष्ट्रपति बने, और इससे पहले वित्त मंत्री भी थे, जो कि 2009 से लेके 12 तक थे। ये वित्त मंत्री के पद पर कार्यरत थे। और ये कांग्रेस के प्रमुख नेता के रूप में जाने जाते थे। इनका जो जन्म हुआ था ये 1935 में, 1935 में इनका जन्म हुआ था कोलकाता में, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल के
बीरभूमि जिले में हुआ था, सॉरी, है ना, बीरभूमि जिले में पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है ना, ये भारत रत्न भी मिल चुका है। इन्हें कब मिला था? 2019 में। 20 में इनका निधन हो गया, 2019 में ये भारत रत्न से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। ठीक है, याद रखना आप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली, बीजिंग, हनोई या फिर टोक्यो? इसका सही विकल्प जो है वो है सी, हनोई, वियतनाम में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कोविड-19, जो कि अभी पैंडेमिक चल रहा, महामारी, उस पर प्रतिक्रिया और महामारी के बाद में रिकवरी व भागीदारों के साथ में जो भी भविष्य में सहयोग करना था, ठीक है ना, उसके बारे में इसमें चर्चा की गई थी। ठीक है ना, जैसे कि आपको पता ही है कितने देशों का समूह है? 10 देशों का। 10 देश हैं इसमें, जो कि दक्षिण एशियाई जो देश हैं, ठीक है ना, उसका पूरा का पूरा ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? ये जकार्ता में 1967 में। 1967 में जकार्ता, इंडोनेशिया में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में ही है, इंडोनेशिया में। ठीक है, आसियान का। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत सप्ताह कब से कब तक मनाया गया था? ए 1 से लेकर 7 जुलाई 2020, 1 से लेकर 7 अगस्त, 7 से लेकर 14 अगस्त, या फिर 1 से लेकर 8 अक्टूबर 2020 तक मनाया गया। तो इसका जो सही विकल्प है वो है 7 से लेके 14 अगस्त। ठीक है ना, सी विकल्प इसका सही है, तक मनाया गया था ये आत्मनिर्भर भारत सप्ताह दिवस। ठीक है, और इसमें जो उसका मुख्य उद्देश्य था, जिस तरीके से इसका नाम है आत्मनिर्भर, मतलब जो भी निर्माण कार्य, जो भी प्रोडक्शन होना है, वो भारत के अंदर में ही उसका निर्माण हो, और ये सब भारत के उपभोक्ताओं को, ठीक है ना, प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और इस कारण से ये आत्मनिर्भर भारत सप्ताह 1 हफ्ते तक, मतलब लगातार 7 दिन तक मनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, वर्ष 2020 में केंद्र सरकार ने देश की कितनी झीलें, वेटलैंड, को रामसर साइट घोषित किया है? 5, 10, 12 या फिर 8? इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है बी, वर्ष 2020 में 10 जो झीलें हैं, ठीक है ना, भारत की, उसको रामसर सोसाइटी में शामिल किया है। वो 10 झीलें कहाँ कहाँ की हैं? इसमें यूपी की जो है वो 6 झील हैं, उसके बाद में पंजाब की, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, पंजाब की 3 और 1 महाराष्ट्र की है। ठीक है ना, महाराष्ट्र की 1 झील है। तो इस प्रकार से 10 झीलों को रामसर साइट में घोषित किया है। ठीक है, और अभी तक टोटल भारत की रामसर साइट पर 37 झील यानी कि वेटलैंडों को इसमें शामिल किया जा चुका है अभी तक। और इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था, एक्चुअली इसका जो उद्देश्य है रामसर साइट में शामिल करने का, इसमें जितनी भी झील हैं वर्ल्ड में, विश्व में जितनी भी झील हैं, उनको बचाने के प्रयास में ये एक नई संस्था चालू की गई है, रामसर साइट, उसमें शामिल किया जाता है इसको। और इसमें पूरा का पूरा उसका ख्याल रखा जाता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और इसमें पूरा विश्व समुदाय पार्टिसिपेट करता है, ध्यान रखिएगा। और इसमें सबसे पहला जो सम्मेलन हुआ था वो 1971 में किया गया था। 1971 में ईरान में हुआ था इसका सम्मेलन, ध्यान रहे, ईरान में इसका सम्मेलन करके इस प्रयास को चालू किया गया था। ठीक है, और इस पर एक दिवस भी मनाया जाता है, वेटलैंड विश्व दिवस, ठीक है ना, या फिर बोल सकते हैं विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में भी एक दिन घोषित किया गया है, जो कि है 2 फरवरी का। 2 फरवरी को मनाया जाता है ये हर वर्ष, जिसमें कि प्रोत्साहन दिया जाता है, याद किया जाता है सभी झीलों को बचाने का उद्देश्य, जिससे कि बड़े पैमाने पे हम विश्व की सभी जो कि पानी देती हैं, जल देती है, उन झीलों को हम बचा सकें। ठीक है, और वर्तमान में अभी करंटली देखा जाए तो टोटल वर्ल्ड में 200 से अधिक झीलों को, ठीक है ना, इस उद्देश्य में शामिल किया गया है। ठीक है, जिसको बोलते हैं रामसर साइट। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं एमपीपीएससी वेपन्स के वो सारे एग्जाम्स जिसकी आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शंस वाले जो बैचेस होते हैं उनमें आपको मिलता है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज का एक्सेस, जो कि आपको वहां पर पढ़ाते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स। तो जल्दी सब्सक्राइब करें अनअकैडमी के एमपीपीएससी एंड व्यापम्स के कोर्सेज को और क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ साथ फ्री प्लान भी हैं, उसके बेनिफिट भी आप जान लें। फ्री क्लासेस में आपको वीकली 500 फ्री लाइव क्लासेस विद लाइव डाउट क्लियरिंग मिलेंगी। साथ ही साथ में फ्री लाइव क्विज जिसमें कि आपको 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और आप वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए सिर्फ कुछ ही दिन शेष रह गए हैं जिसमें कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो जल्दी कीजिए, मेरा कोड जो कि हरदयाल कुशवाहा है उसको यूज करते हुए आप प्लस सब्सक्रिप्शन का जो बैचेज हैं या फिर जो भी कोर्सेज हैं उस पर आप सब्सक्राइब कीजिए और सीधे 10% का डिस्काउंट आपको मेरा कोड हरदयाल कुशवाहा यूज करते हुए आपको मिलेगा। अनअकैडमी आपके लिए लाया है मिशन रैंक एमपी पुलिस कांस्टेबल फ्री रिवीजन कैंप्स। यहाँ पे भी आपको मिलेंगी फ्री स्पेशल क्लासेस एंड वीकली मॉक टेस्ट, और ये सारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं 26 फरवरी 2021 से और ये कैंप चलेगा 12 मार्च 2021 तक। तो देरी ना करें, फ्री वाले जो प्लान्स हैं उसमें आप ज्वाइन करके ये सारे जितने भी स्पेशल क्लासेस हैं और मॉक टेस्ट उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एवरी सैटरडे यहाँ पर आपको कंडक्ट कराया जाएगा वीकली मॉक टेस्ट जो कि फुल लेंथ पेपर का होगा, जो कि जिसका टाइम रहेगा सुबह 10 बजे से। एवरी संडे आपको ड्यूल एडुकेटर्स एनर्जी स्ट्रेटेजी सेशंस क्लासेस जिसमें कि आपको पूरा डिस्कशन मिलेगा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का, जो कि आपको लेंगे रूप सिंह जी, गौरव शर्मा, कपिल कांत शर्मा जी और लोकेश खावले जी। आइए अब जान लेते हैं फ्री सब्सक्रिप्शंस कैसे लेना है, आपको कैसे अनलॉक करना है फ्री सब्सक्रिप्शन को। सबसे पहले तो आपको अनअकैडमी का जो ऐप है आपके मोबाइल पर आपको डाउनलोड करना है। देन उसके बाद में एमपीपीएससी एंड व्यापम्स जो गोल है वो आपको गोल सेलेक्ट करते हुए मेरा रेफरल कोड जो कि हरदयाल कुशवाहा रेड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है उसका यूज करते हुए आप फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। आइए आप जान लेते हैं प्लस बैचेस के जो फीचर्स हैं उसके बारे में। देखिए, प्लस बैचेस के जो फीचर्स हैं उसमें आपको आपके जो फेवरेट एजुकेटर्स हैं उससे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ में आपको जितने भी एग्जाम्स हैं, ठीक है ना, उन सारे एग्जाम्स की यहाँ पर प्रिपरेशन करने का कंप्लीट मौका मिलने वाला है। आपके मन में जो भी डाउट चल रहे हैं पर्टिकुलर टॉपिक पर, वो सारे डाउट यहाँ पर क्लियर होंगे हर सेशन में, और साथ ही साथ में पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर कराया जाएगा और आपको फ्री टेस्ट सीरीज का पूरा एक्सेस मिलेगा और वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी यहाँ पर कंडक्ट कराए जाएंगे। और भी बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेंगे जैसे कि वीकली मेगा क्विज भी यहाँ पे कंडक्ट होंगी। साथ में आपके डाउट क्लियरिंग पर्टिकुलर जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनसे आप कनेक्ट करके डाउट क्लियर कर सकते हैं, और सारे के सारे यहाँ पर जो भी नोट्स हैं वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं आपके प्लस सब्सक्रिप्शन बैचेस से। आइए जान लेते हैं फ्री वर्सेस प्लस में क्या डिफरेंस है। देखिए, फ्री में आपको लिमिटेड सिलेबस मिलेगा, वहीं आपको प्लस जो बैच होंगे उसमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है। और यहाँ पर फ्री में आपको जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं वो लिमिटेड मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट जो मिलेंगे वो अनलिमिटेड मिलने वाले हैं प्लस प्लान में। और फ्री में आपको जो पीडीएफ और नोट्स हैं वो लिमिटेड रहते हैं, और यहाँ पर जो प्लस बैचेज होते हैं वहां पर आपको अनलिमिटेड पीडीएफ और नोट्स एक्सेस करने का पूरा मौका मिलता है। वहीं पे फ्री प्लान में आपको जो डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं टॉप एजुकेटर्स के वो लिमिटेड होते हैं, और यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर्स जो कि प्लस प्लान है रेगुलर आपके डाउट क्लियर करते हैं हर सेशन में। अनअकैडमी अब आपके लिए लाया है लक्ष्य एमपीपीएससी 2020, जिसमें कि आपको एमपीपीएससी के फाउंडेशन कोर्स और प्रीलिम्स व मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी, वो भी हिंदी में। अच्छा, ये बैच स्टार्ट हो चुका है 5 मार्च से, तो अभी भी देरी नहीं हुई है, इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा रेफरल कोड जो कि हरदयाल कुशवाहा कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है उसको यूज करते हुए आप 10% का कोर्सेज में प्लस कोर्सेज में डिस्काउंट पा सकते हैं। तो जल्दी कीजिए और अपने लक्ष्य की तैयारी पूरी कीजिए। आइए जान लेते हैं अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। सबसे पहले आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है जो कि मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद में वहां पे आपको एमपीपीएससी व्यापम्स सिलेक्ट करने के बाद
प्लस सब्सक्रिप्शन में जाना है और वहां से जो गेट सब्सक्रिप्शन का बटन है प्लस वाला वो क्लिक करना है, जिससे आपको प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है वो मिल जाएगा और इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा जैसे ही आप मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा यूज करेंगे। जो भी कोर्स होगा उसमें आपको सीधे 10% का डिस्काउंट फीस में मिलने वाला है। तो जल्दी कीजिए, मौका हाथ से छूटने ना पाए क्योंकि कुछ ही दिन शेष रह गए हैं जिसमें कि आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा प्लस कोर्सेज में। और मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए और सारे कोर्स आपके मंथली 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ और 48 मंथ्स के हैं, जिसमें कि आपको सीधे 10% की डिस्काउंट के बाद में जो प्राइस सामने लिखा हुआ है वो आपको उस प्राइसेस में आपको ये कोर्सेज मिलने वाले हैं। तो जल्दी ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का ऐप और क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए एमपीपीएससी व्यापम के सारे एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन आ गया, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम के तहत, ठीक है ना, के द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले को, ठीक है ना, इस योजना के तहत 5 एफपीओ के लिए चुना गया है? इंदौर, मुरैना, उमरिया या फिर ग्वालियर? तो इसका सही विकल्प है मुरैना। मध्य प्रदेश के चंबल संभाग का जो मुरैना जिला है इसको चुना गया था 2020 में, ठीक है ना, 2020 का है ये। 2020 में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, यहाँ पर हनी प्रोड्यूस करने के लिए जो कि विभिन्न 5 राज्यों को, ठीक है ना, 5 राज्यों में से में शुरू किए गए हैं, जिसमें कि मध्य प्रदेश का मुरैना जिला सिलेक्ट किया गया, ठीक है। दिस इज द करेक्ट फैक्ट। अगला क्वेश्चन आ गया, वर्ष 2020 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों की जो इंडिया रैंकिंग जारी की गई, इसमें प्रथम रैंकिंग पर कौन सा शिक्षण संस्थान आया है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, आईआईटी खड़गपुर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी या फिर आईआईटी मद्रास? तो इसका सही विकल्प है डी, आईआईटी मद्रास जो है इसको इस बार पहला नंबर मिला है, फर्स्ट नंबर पे आया है, ठीक है ना, प्रथम रैंकिंग में पूरा पहले नंबर पर आईआईटी मद्रास को मिला। उसके बाद में दूसरे नंबर पर जो आया वो आया है आईआईटी बेंगलुरु, ठीक है ना, बेंगलुरु सेकंड नंबर पर आया। फिर थर्ड पर जो आया वो दिल्ली आया, ठीक है ना, आईआईटी दिल्ली जो है वो तीसरे नंबर पर इसको प्राप्त हुआ। अच्छा, ये जो रैंकिंग है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये लगातार 5 वर्षों से ये रैंकिंग जारी कर रहा है और ये इसका 5वां संस्करण था, ठीक है ना, 2016 में ये स्टार्ट हुआ था और उसके बाद में ये 5वां नंबर है और 5वें वर्ष का ये पूरी रैंकिंग 2020 में प्रकाशित की गई है, ठीक है ना। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 में किससे संबंधित है? संविधान के संशोधन करने की भारत में संसद की शक्ति या फिर भारत संघ की राजभाषा, पंचायती राज या फिर वित्तीय आपात? तो इसका जो सही विकल्प है वो है वित्तीय आपात। ये 360 आर्टिकल है, ये वित्तीय आपात से संबंधित है और इसमें भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में अगर भारत के राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाता है, ये कॉन्फिडेंस हो जाता है कि यहाँ पर वित्तीय आपात है और किसी भी भाग में वित्तीय संकट है, तो वहां पर वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ठीक है ना। दिस इज द करेक्ट आंसर। और वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है, वो किस बेसिस पे करता है? उसको सबसे पहले दोनों सदनों पर, लोअर हाउस और अपर हाउस, लोअर हाउस मतलब लोकसभा, अपर हाउस मतलब राज्यसभा, इन दोनों हाउसों में बहुमत, ठीक है ना, बहुमत यानी कि वहां के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो वहां पर बहुमत सिद्ध करें कि बाकी में पर्टिकुलर स्टेट में वित्तीय आपातकाल है और बहुमत सिद्ध हो जाता है, तो उसके 2 महीने के अंदर अंदर इसको वहां पर पर्टिकुलर स्टेट में वित्तीय आपात की घोषणा करनी पड़ती है और लागू करनी पड़ती है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? केलकर, फेरवानी, रंगराजन या फिर मल्होत्रा? तो इसका सही विकल्प है फेरवानी समिति के जो सिफारिश थी, उसकी रिकमेंडेशन थी, उसके आधार पर 1992 में, ठीक है ना, याद रखिएगा, नवंबर 1992 में, ठीक है ना, फेरवानी की समिति ने जो रिकमेंडेशन दिए थे उसके आधार पर इस एक्सचेंज को मान्यता प्राप्त हुई थी और ये मान्यता प्राप्त हुई थी 1993 में, ठीक है ना। उसके बाद में ये पूरी तरीके से शुरू हुआ था 1994 में, मान्यता प्राप्त होने के, ठीक है ना, 1 साल बाद 1994 में ये पूरी तरीके से चालू
हो गया था और उसके बाद में ये अगले ही एक वर्ष के अंदर में पूरे भारत का सबसे बड़ा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बन गया था। ठीक है, क्लियर हो गया। 1992 में रिकमेंडेशन मिली, 1993 में ये बनकर तैयार हुआ और ठीक है ना, क्लियर हो गया, मान्यता प्राप्त हुई। उसके बाद में 1994 में ये बन गया था और पूरे भारत में 1995 में ये सबसे बड़ा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बन चुका था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? आरबीआई, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय या फिर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इसका सही विकल्प है डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसका की फुल फॉर्म है इंग्लिश में सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिएगा, इसको की शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, सीएसओ बोलते हैं। ये संस्था है जो कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश राज्य का सचिवालय किस भवन में स्थित है? सतपुड़ा, पर्यावरण वल्लभ भवन या फिर नर्मदा भवन। तो इसका विकल्प सी सही है, वल्लभ भवन में स्थित है, जिसमें कि मंत्री और सचिवों के कार्यालय हैं, यानी कि ऑफिसेस यहाँ पर बनाए गए हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार के। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, वित्तीय प्रणाली, और ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। वित्तीय प्रणाली का वह अंग जहां राशियों का लेन देन होता है क्या कहलाता है? वित्तीय व्यवस्था, पूंजी बाजार, बिल बाजार या मुद्रा बाजार। तो इसका सही विकल्प है मुद्रा बाजार कहलाता है वो, जिसमें कि राशियों का लेन देन होता है। ये राशियों का लेन देन बैंक की व्यवस्था के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, जहां पर की राशियों का लेन देन होता है, जो कि भारतीय मुद्रा बाजार में अल्पकालीन समय यानी कि कुछ लिमिटेड टाइम के लिए यहाँ पर उधार राशि ली जाती है। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? लेन देन व्यवस्था। और ये मुद्रा बाजार के लिए ठीक है ना प्रचलित है और इसको मुद्रा बाजार कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आपके सामने एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए लेके आए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, आपकी कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि अन्य सारे विद्यार्थी देख पाएं। और मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें कि आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स हिंदी में और सारी वीडियोस के लिंक मिलेंगे, जो कि वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत एंड गॉड ब्लेस यू।